आज का सीन शुरू होता है 7 दिन बाद, जब मोयू का रुत पीरियड और शेंदाई की हीट खत्म हो गई थी। शेंदाई गहरी नींद में चला गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। और ऐसा नहीं जैसे किसी दिन की काम के बाद की थकावट हो। ये वो एग्जॉशन थी जो तब आती है जब एक ओमेगा पूरी तरह अपने आप को खत्म कर चुका होता है। एक पूरा रुत, और वो भी एक एस क्लास अल्फा के साथ। तन मन धन से सब कुछ दे चुका था। हार्मोन्स अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे थे और उस पूरे वीक में जितनी बॉडी से एनर्जी बोरो की गई थी, अब उसका रीपेमेंट चल रहा था। वो जब जागा तब सब जगह अंधेरा था। रूम के ब्लैकआउट कर्टन्स अब तक बंद थे। दिन था या रात पता ही नहीं चला। थोड़ा हिला और आदत से मजबूर होके पास में हाथ बढ़ाया, मोयू, पर हाथ में आई सिर्फ खाली हवा। आंखों में हल्का कंफ्यूजन था। उसने स्लोली उठकर देखा। बिस्तर का दूसरा साइड खाली था और मैट्रेस पे उस जगह सिर्फ ठंडी सी नरम गर्माहट ही थी। मतलब वो काफी देर पहले जा चुका था। जानता था कि मोयू उठ गया होगा, फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। इतनी देर तक वो हर वक्त साथ था, अब अचानक। पिछले हफ्ते में तो हर वक्त मोयू उसके साथ ही चिपका रहता था। खाना, सोना, नहाना, हर पल। जैसे अगर एक पल भी आँख छूटी तो वो खो जाएगा। ये सब कुछ अब भी अनरियल ही लग रहा था। उसने धीरे से अपने गर्दन के पीछे हाथ रखा। बैंडेड अब छूट गया था, लेकिन उस जगह ग्लैंड पे एक छोटा सा स्कैब रह गया था। वो निशान अब उसका जिंदगी भर का साथी बन गया। इबोनी वुड की वो फैमिलियर खुशबू अब उसके फेरामॉन्स में हमेशा के लिए जुड़ गई थी। उसका जिस्म, उसकी फ्री विल अब सिर्फ उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था इन सब में जो एक सपने जैसा एहसास जगा रहा था। पर सच तो ये था कि जू मोयू ने उसे मार्क किया था। जू मोयू ने उसे मार्क किया था। उसके हाथ अपने आप ही उसके फ्लैट स्टमक पर चले गए। क्या उनका बेबी ऑलरेडी उसके अंदर था? हीट के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर कोई भी प्रिवेंशन नहीं ली गई हो तो चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट ही कम होते हैं। उसका और जू मोयू का बच्चा, सिर्फ सोच के ही उसका दिल भर आया। वो उस ख्याल में खो गया। उनका बच्चा उस ख्याल में इतना खो गया कि समय का पता ही नहीं चला। पर जैसे जैसे होश आया, थोड़ी सी क्लैरिटी भी वापस आई। अगर ये हीट ज़बरदस्ती थी तो अंकल हेंग ने ज़रूर ऑफिस में उसके लिए लीव अरेंज किया होगा। और हाँ, हीट का ऐसे अचानक आना एक नॉर्मल बायोलॉजिकल इवेंट है, लेकिन ऑफिस रूल्स के हिसाब से ये वैलिड रीज़न नहीं होता बिना परमिशन के एब्सेंट रहने का। क्या उसकी दादी ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पिछले कुछ दिनों में? और अगर की थी तो वेट अ मिनट, अचानक ही उसके दिमाग में एक फ्लैश हुआ। उसका फ़ोन, वो तो जू मोयू ने क्रश कर दिया था ना उस रात। शेंदाई झटके में बेड से उठ गया। उस रात के एक के बाद एक सीन उसके दिमाग में घूमने लगे, पर फिर भी वो अजीब सा रिंगटोन और जू मोयू के सडन बदलाव का कनेक्शन समझ नहीं पा रहा था। वो ये सब उसकी सोच से बहुत ज़्यादा था। थकान और गिल्ट से भरे हाथों से उसने अपने बाल खुजाए और फिर डिसाइड किया बस एक गर्म शॉवर लेके अपने होश में आता हूँ। पर उसके पैर, उसकी कमर इतनी ज़्यादा दर्द में थी कि हर कदम महसूस हो रहा था। रूम साफ तो कर दिया गया था, पर हवा में अभी भी वो डिज़ायर का सेंट बाकी था। उसने सोचा, ये कुछ दिनों में मैंने क्या कर दिया? उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बाथरूम जाते वक्त उसने धीरे से अपने कपड़े उतारे और जैसे ही मिरर में खुद को देखा, पूरा बॉडी लव बॉइड से भरा हुआ था। इतना ज़्यादा कि देखना भी मुश्किल था। वो तुरंत अपनी नज़रें हटा के शॉवर के नीचे चला गया। शॉवर के बाद टॉवेल से अपने बाल पोंछता हुआ वो बाहर निकला। रूम में अब भी अंधेरा था, सिर्फ बाथरूम का सॉफ्ट ग्लो चमक रहा था। और जैसे ही वो लाइट ऑन करने के लिए बेड के पास गया, उसकी नज़र एक पिच ब्लैक टॉवरिंग फिगर पे पड़ी जो कॉर्नर सोफा पे चुपचाप बैठा था। उसके पैर थरथरा गए। वो डर गया। लंबी टांगे, वो फैमिलियर शैडो। मोयू, तुमने लाइट्स क्यों नहीं ऑन की? और तभी एक हाथ कॉफ़ी टेबल के लैम्प की तरफ बढ़ा। लंबी स्लिम उंगलियों ने धीरे से लैम्प का स्विच फ्लिक किया। हर मूवमेंट में गजब सी ग्रेस थी।
जैसे किसी पियानो की कीज पे फर्स्ट नोट बजाने वाला हो। मोयू का चेहरा लैम्प लाइट के गोल्डन ग्लो में थोड़ा फ्लिकर कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें गहराई से भरी हुई थी, आइरिसेस जैसे इंटरलॉकिंग गियर्स, और प्यूपिल्स बिल्कुल उन बहामास के ब्लू होल्स की तरह, जिनमें गिरने का मतलब होता है एक बार गिरे तो वापस आना मुश्किल। एक चिल सी उसके स्पाइन से उठकर सीधा उसके सर तक चढ़ गई। वो ट्रेवल कर गया और अब जू मोयू के इमोशंस ज़्यादा इंटेंस महसूस हो रहे थे, और इसका मतलब था वो और ज़्यादा असर देने लगा था। डर जो उसे महसूस हो रहा था वो दर्द नहीं, गिल्ट नहीं, बल्कि डर था। फिर भी एक लास्ट ट्राई मारते हुए थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ उसने फिर से पूछा, हबी। आशा थी कि जू मोयू उतनी ही वार्म से रिप्लाई करेगा जैसे पिछले कुछ दिनों में करता था, लेकिन जवाब में जू मोयू ने सिर्फ थोड़ा सा अपना ब्रो व्रिंकल किया, एक कंटेम की झलक। नो लव, नो वार्मथ, बस डिस्गस्ट। फिर उसने कॉफ़ी टेबल से एक ट्रांसपेरेंट जिप लॉक उठाया और उसमें था क्रश्ड मोबाइल फ़ोन। उसके शैटर्ड पीसेस क्लियरली दिख रहे थे, और जू मोयू ने शांत लेकिन कोल्ड आवाज़ में कहा, जानते हो ये चीज़ काम कैसे करती है? शेंडाई अपने फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैंकली घूर रहा था, जैसे उसे समझ ही नहीं आया हो कि जू मोयू अभी अभी उससे क्या पूछ रहा था। और तभी जू मोयू की कोल्ड मशीन लाइक आवाज़ फिर से सुनाई दी। एक डिवाइस है इसके अंदर जो इंफ्रासोनिक वेव्स एडमिट करता है, और वो स्पेशल रिंगटोन सिर्फ एक ट्रिगर था। ह्यूमंस उस रिंगटोन की आवाज़ सिर्फ सुन पाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड वेव भी छुपी होती है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है इंडोक्राइन सिस्टम पर। शेंडाई की आंखों में शौक था। क्या जू चेंगचेंग ने तुम्हें ये नहीं बताया? जू मोयू स्नियर्ड। ज़रूरत भी नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री से डेवलप की थी, टॉप अल्फाज को डील करने के लिए। इंट्रोगेशन, इंटरफेरेंस, असॉल्ट, ये एक वेपन था। जू मोयू की आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस थी, जैसे किसी ने उसका सबसे बड़ा ट्रस्ट तोड़ दिया हो। नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे डिवाइस तक भी नहीं पहुंचते, मगर तुम पहुंच गए। शेंडाई का दिमाग टोटली ब्लैंक हो गया था। जिंदगी में उसने कभी किसी प्रॉब्लम को ऐसे अवॉइड नहीं किया। जो प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लेक्स होती थी उतना ही वो उसे सॉल्व करने में मज़ा लेता था। पर अब वो सिर्फ पैनिक में था। जू मोयू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, एक कदम फिर दूसरा कदम, और शेंडाई 2 कदम पीछे हटा, पर वो मूव नहीं कर पाया। जू मोयू का प्रेजेंस इतना ओवरपावरिंग था कि उसके पैर वहीं जम गए। अब वो बिल्कुल उसके सामने था। जू मोयू ने अपना चेहरा झुकाया और उस खूबसूरत इनोसेंट लुकिंग चेहरे को ध्यान से देखने लगा। दिल कांप रहा था। पिछले 7 दिन उन्होंने हर लिमिट पार कर दी थी। जिस्म, जान और जुनून का वो लेवल जहाँ एक अल्फा अपने ओमेगा के लिए लड़ते लड़ते मर भी जाए तो अफसोस ना हो। पर वो रुत तो अब खत्म हो चुका था ना, और जू मोयू वो पूरी तरह से जाग चुका था। उसने उस जिप लॉक बैग वाले फ़ोन को उठाया और शेंडाई के चेहरे के पास ले जाके खुद को याद दिलाया, ये है रियलिटी, ना कि तुम्हारा वो मासूम सा चेहरा। अब कुछ कहना चाहोगे? शेंडाई ने धीरे से सर हिलाया। मुझे नहीं पता। वो लिटरली कंफ्यूज था। क्या जू मोयू सीरियसली कह रहा था कि उसके फ़ोन में ऐसा कुछ था, पर उसने कभी कुछ नहीं किया था? फिर अचानक उसके दिमाग में वो दिन फ्लैश हुआ, वो दिन जब शेनकिन ने उससे बोला था कि दादी की तबीयत खराब है और उसे वापस बुलाया था। उसी दिन जब वो किचन में गया था खाना बनवाने और उसका फ़ोन शेनकिन के पास छूट गया था। 1 घंटे के अंदर ही ये सब हो गया। उसका दिमाग अब फुल स्पीड में चल रहा था। पर फिर उसने सोचा, शेनकिन, उसके पास ऐसी टेक नॉलेज थोड़ी ही है। उसकी आंखों में एक नई क्लैरिटी आई। ये तो जू चेंगचेंग ही कर सकता है। एक पल में जू मोयू की आंखों का रंग बदल गया। उसके प्यूपिल सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। लेकिन उसके लिए शेंडाई का हर एक्सप्रेशन सिर्फ एक ड्रामा था, सिर्फ एक एक्सक्यूज था। निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, ये जू मोयू सोच रहा था। शेंडाई ने घबराहट में अपना सर उठाया और फ्रैंटिकली बोलने लगा, मैं नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन में क्या था। उस दिन जब मैं घर गया था
तो मेरे पापा ने मेरा फ़ोन ले लिया था। मुझे इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका एक्सप्लेनेशन वीक था, वो खुद भी जानता था, पर ये पूरी सच्चाई थी। उसने ज़ू मोयू का हाथ पकड़ लिया, अपने फेरामोन्स रिलीज किए कि शायद कुछ कामनेस आ जाए, शायद उसका अल्फा उसे माफ़ कर दे। उसकी आवाज़ अब हल्की हो गई थी, जेंटल, ट्रेम्बलिंग। मोयू, मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग बिल्कुल मेस है अभी, बस मुझे थोड़ा समझने दो प्लीज़। पर ज़ू मोयू की आंखों में था सिर्फ कोल्ड, क्रूएल, कंट्रोल्ड रेज। अचानक उसने शेंदाई का हाथ झटक दिया और अगले ही पल उसका हाथ उसकी गर्दन पे था। वो उसी को जिद से पकड़कर दीवार पे स्लैम कर दिया। ज़ू मोयू के दांतों के बीच से निकले लफ्ज आइस की तरह थे, हर वर्ड एक डैगर जैसा। यू मैन्युपुलेटेड मी। एक आग थी उसके अंदर जिसे प्यार के धोखे ने जला दिया था। वो ओमेगा, जिसकी प्यारी मुस्कान, जिसका कंपोज नेचर उसको अट्रैक्ट करता था, जिसे देख के वो अपने रूल्स तोड़ता गया, जिसे उसने इतना प्यार दिया, वहीं उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर गया। हर एक तस्वीर जहाँ शेंदाई हंस रहा था या इमोशनल हो रहा था, या वो मोमेंट जब उन्होंने एक दूसरे को इतने पास महसूस किया, अब वो सिर्फ एक फेक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रही थी। सब कुछ झूठ था, ग्रीडी, कनिंग, डेस्पिकेबल और सबसे खतरनाक इनोसेंट दिखने वाला। उसका दिल ऐसे छिल गया था जैसे किसी ने एक इनविजिबल हाथ से उसे तोड़ दिया हो। उसने जिंदगी में कभी इतना ह्यूमिलेटेड फील नहीं किया था। वो लिटरली किसी को मार देना चाहता था। शेंदाई अब अपने टोज पे बैलेंस बनाए खड़ा था, लेकिन सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसका गला बंद हो रहा था। वो एक हल्की सी विम्पर के साथ स्ट्रगल कर रहा था। उसने आंखें वाइड ओपन कर दी और सामने वाले इंसान को घूर के देखा, डिसबिलीफ में। उन आंखों में सिर्फ हेट्रेड थी, लाल, ब्लडशॉट, अनरिकॉग्नाइजेबल एंगर से भरी। वो ज़ू मोयू था, उसका अल्फा। वो ज़ू मोयू जो कल तक उसे प्यार से गले लगा रहा था, जो उसकी उतनी इंटेंसिटी से चाहता था जैसे दुनिया में सिर्फ वो ही हो। और आज सिर्फ नफरत, सिर्फ ठंडी टेरिफाइंग नफरत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेंदाई को अब समझ आया, ये तो वो मोमेंट है जब कोई स्वर्ग से सीधा नरक में जा गिरता है। और जैसे ही उसकी सांसें रुकने को आईं, ज़ू मोयू ने उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। शेंदाई ने अपनी गर्दन पकड़ी, जोर जोर से खांसने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में पानी भर गया था, लेकिन धीरे से उसने अपना सर उठाया और बस इतना ही बोल पाया, मैंने कुछ नहीं किया मोयू। लेकिन ज़ू मोयू, उसने अपने ट्राउजर्स को स्मूथ किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर झुक के शेंदाई की थोड़ी पकड़ ली। तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, तो क्या तुमने अपने हीट का यूज़ नहीं किया मेरे ऊपर चढ़ने के लिए? क्या तुमने मेरे दुश्मनों के साथ मिलके मेरे रुत का फ़ायदा नहीं उठाया? क्या तुमने मेरा मार्क नहीं छीना? शेंदाई का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो सिर्फ कांप रहा था, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ज़ू मोयू की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। कितने स्मार्ट हो तुम, हाँ? एक्टिंग मास्टर हो, पढ़ाई का पूरा यूज़ किया तुमने। और उसने उसके चिन पे ग्रिप और टाइट करते हुए कहा, अब सोचता हूँ तो वो सब कुछ कोइंसिडेंस लगता ही नहीं। 4 साल पहले लैब में जो एक्सीडेंट हुआ था, शायद वो भी तुम्हारा ही प्लान था। तब मैं रजिस्ट कर गया तो तुम फिर से इन्वेस्टर मीटिंग में हीट में चले गए, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं तुमसे इंटीमेट हो जाऊं। शेंदाई सिर्फ शिवरिंग कर रहा था, शॉक में, साइलेंस में। पहले ज़ू मोयू कभी भी इतनी वल्गर, इतनी क्रूअल बातें नहीं करता था, लेकिन अब वो एक नया इंसान लग रहा था। या शायद यही था असली ज़ू मोयू। तुम्हें पता है मैंने पिछले 7 दिन में क्या क्या खो दिया? मैंने एक इन्फीरियर ओमेगा को मार्क किया जो मेरे मार्क के लायक भी नहीं था, और हो सकता है कि उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया हो। उसकी नज़र एक ब्लेड की तरह शेंदाई के पेट पे गई। इंफ्रासोनिक वेव्स की वजह से मेरा रुत 3-4 दिन पहले ही एक्टिवेट हो गया था। मैं अपने बिजनेस का कुछ मेजर काम ख़त्म भी नहीं कर पाया, और ज़ू चेंगचेंग ने उस वक्त का फ़ायदा उठा लिया। मार्केट में शॉर्ट सेल किया, फिर चीप में बायबैक, और मैं एक जानवर की तरह घर में बंद था,
सिर्फ मेट करने के लिए। अगर मेरे फादर ने सिचुएशन को स्टेबलाइज ना किया होता तो आज तक तो जू चेंगचेंग ने पावर ले लिया होता। शेनदाई अब बस स्टन साइलेंस में था। पैनिक, शेम, पेन, कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ। पहले जो एक सुंदर सपना लग रहा था, अब वो हॉरिफाइंग नाइटमेयर जो बन चुका था। जू मोयू उसके ऊपर खड़ा था और वो भी फ्लोर पे पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। और जू मोयू की वो आंखें जिनमें एक ज़माने में प्यार भरा होता था, आज उसे देख रही थी जैसे वो कचरा हो। तुमने तो सोचा था ना, तुमने सब कुछ पा लिया, राइट? एक बार मार्क मिल गया तो तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे। बट लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और फिर उसके लफ्ज़ों में से निकली आखिरी बर्फीली वार्निंग, तुम्हें इन सबका प्राइस देना होगा। जब जू मोयू पूरी दुनिया की मेस संभालने में बिजी था, उसके पास शेनदाई के लिए वक्त ही नहीं था। तो उसने एक सॉल्यूशन निकाला, एक बॉडीगार्ड जो उसे हर वक्त वॉच ओवर करे। टेक्निकली शेनदाई को किसी ने भी बांध के नहीं रखा था, लेकिन ट्रुथ ये था कि वो हाउस अरेस्ट में था। कंपनी जाना मना था, घर लौटना भी अलाउड नहीं था। वजह जू मोयू का मार्क जो उसकी बॉडी पे था, और अगर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो सब कुछ तुरंत समझ जाता। जू रेसिडेंस के अलावा शेनदाई के पास जाने के लिए कोई और जगह ही नहीं थी। उसने आधा दिन बस इस बात में गुजार दिया कि कैसे अपने आप को इस पेन और ह्यूमिलेशन से खींचकर वो बाहर निकाले। और फिर उसे सच में समझ आया कि मैं क्राइसिस में हूँ, तो मुझे इमोशनली नहीं लॉजिकली सोचना होगा। वो क्वाइटली सब कुछ एनालाइज करने लगा, कैसे ये सब हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और अब आगे कैसे संभालना है। जू मोयू के वर्ड्स यस बहुत हर्टफुल थे, लेकिन शेनदाई ने समझा कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और जू मोयू ने जो भी बोला वो गुस्से में बोला, और गुस्सा इंसानी नहीं होता। उसने ये भी सोचा कि जू मोयू ने ऑलरेडी पहले बोल दिया था कि शेनदाई को मार्क देना उसका कभी इंटेंशन नहीं था। अब सिर्फ वो बात और ज़्यादा हार्श वर्ड में रिपीट हो रही थी। अगर मैं जू मोयू की जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। वो विक्टिम नहीं है, वो भी एक विक्टिम है। रियल क्रिमिनल्स जू चेंगचेंग और शेनकिन थे। अब शेनदाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पैनिक नहीं करना, ना गिल्ट में डूबना, ना सेल्फ पिटी करना। उसको चाहिए थी सिर्फ एक चीज़, कामनेस। सबसे पहले इनोसेंस प्रूव करनी होगी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर भी करनी होगी। उसने एक ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदा, क्लाउड से बैकअप रिस्टोर किया, लेकिन डेटा इनकम्प्लीट था। मैसेजेस रिकवर हो रहे थे पर टाइम लग रहा था। उसके हीट के लिए मिलने वाली लीव सिर्फ 7 दिन की थी और आज 8वां दिन था। प्रोफेसर भी अब साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके थे, तो उसने मजबूरी में सिक लीव रिक्वेस्ट किया, प्रोफेसर को भी और चेंगजिमाई को भी। इस बीच में उसकी दादी का मैसेज भी आया था। कंसर्न थी वो, लेकिन पैनिक नहीं हुई क्योंकि शेनकिन ने उसे बता दिया था कि शेनदाई हीट में गया है। और एक और चीज़ थी जो शेनदाई को अब भी डिस्टर्ब कर रही थी। शेनकिन ने इस हफ्ते एक बार भी मुझसे पैसे नहीं मांगे। नॉर्मल रूटीन में उसे हर वीक 1000 युआन मिलता था, प्लस एक्स्ट्रा इफ नीडेड, बट इस बार एक पैसा भी उसने नहीं मांगा। ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, ये तो साफ सबूत था कि शेनकिन ने जू चेंगचेंग से पैसे लिए थे, और सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था, उसका फ़ोन चुराने तक का। शेनदाई ने अपनी दादी को फ़ोन मिलाया, कुछ छोटी मोटी झूठे बातें बताकर उसे शांत किया। हीट की वजह से काम पीछे रह गया था, अब थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा दादी, शायद कुछ और दिन घर ना आ पाऊँ। दादी ने समझ दिखाई और बस एक ही बात बोली, अपना ख्याल रखना अदाई। पर फिर शेनदाई ने एक और सवाल पूछा, और वो नाम भी नहीं ले रहा था, लेकिन वो का मतलब सिर्फ एक ही था, शेनकिन। उस नाम के मेंशन से ही एक अजीब सी नफरत भर गई थी उसके अंदर। ऐसा इंसान जो खुद का खून होकर बार बार उसकी जिंदगी बर्बाद करता रहा, उसका बायोलॉजिकल फादर जो कभी प्यार के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स को तक धोखा दे गया था, और अब अपने ही बेटे को बेच दिया। सबसे होपलेस बात ये थी कि वो रिलेशन तोड़ भी नहीं सकता था। एक पैरासाइट की तरह शेनकिन दादी से चिपका था। उसे अलग करना मतलब दादी को हर्ट करना,
और ये सोचकर उसका दिल और भारी हो गया। टीवी देख रहा है। दादी ने हंसी में कहा, अच्छा ख्याल रखता है मेरा, सब ठीक है घर पर। दैट्स गुड दादी। शेंदाई ने बस यही बोला, क्योंकि उसका फोकस अब तक सिर्फ एक ही था, दादी का ख्याल। अदाई? हाँ दादी। दादी की आवाज़ धीमी हो गई। वो बोली, शेनकिन रो रो के कह रहा था कि तुम उसे बहुत कोल्डली ट्रीट करते हो, कि तुम उसे डैड कहना भी नहीं चाहते। मैं समझती हूँ अदाई, तुम्हारा दिल नहीं मानता, पर बीते हुए पल बदले नहीं जा सकते बेटा। जिंदगी आगे बढ़ती है, उसने गलती मानी है और वो सुधर गया है। क्या तुम एक मौका दे सकते हो उसे खुद को प्रूव करने का? शेंदाई ने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ इतना टाइट बंद किया कि नकल्स तक सफ़ेद पड़ गए। वो जो सुधर गया है ना, उसने मेरे साथ क्या किया दादी कभी जान भी नहीं पाएंगी। वो कभी पैसे की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा और इमोशनल बर्डन का तो सवाल ही नहीं। दादी के लिए जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, ये सब सहना उसके लिए सबसे छोटी चीज़ थी। लेकिन शेनकिन के लिए उसके अंदर जो गुस्सा था, नफरत थी, वो उसे कैसे निकाले? मैंने उसे वापस घर में आने दिया ना दादी, यही मेरी तरफ से उसके लिए चांस था। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। दादी ने भी कुछ और नहीं कहा, सिर्फ एक थका थका दर्द भरा सांस छोड़ा। शेंदाई ने सोचा था काम में डूबा रह के अपना दिमाग साफ कर लेगा, लेकिन अब 3 घंटे हो चुके थे और एक भी पेज डेटा का कंप्लीट नहीं हुआ था। सब कुछ ब्लर था। कभी जू मोयू की वो ब्लडशॉट आंखें, कभी उसकी कोल्ड वॉइस, यू मैनिपुलेटेड मी, यू यूज्ड योर हीट टू सेड्यूस मी, यू स्टोल माई मार्क। सब कुछ फिर से घूम रहा था उसके दिमाग में। वो काम नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग अब भी उस नरक में ही अटका था जहाँ जू मोयू ने उसे प्यार नहीं सजा दी थी। मार्किंग के बाद अल्फा और ओमेगा के बीच एक और गहरा रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्ड जो सिर्फ दिल का नहीं बॉडी का भी होता है। और उसका मतलब था कि शेंदाई अब जू मोयू से और भी ज़्यादा जुड़ा हुआ था और जू मोयू भी अब उसके इमोशन से इजीली अफेक्टेड हो सकता था। तो जब उसका अल्फा, जिसने उसे गलत समझा, जिसने उसे नीचा दिखाया, जिसने उसे ब्लेम किया, तो उसका हर एक सेकेंड सांस लेना जैसा था बिना हवा के। उसने यू बायोए को भी मैसेज किया ताकि जू चेंगचेंग का नंबर मिल जाए, लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं आया। वो शेनकिन को भी कन्फर्म करने का सोच ही रहा था, लेकिन उसने तुरंत ही वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्या फ़र्क पड़ता था? जू मोयू के लिए वो और शेनकिन एक ही इंसान थे। बाप ने कुछ किया तो बेटा भी उतना ही दोषी है। कोई आउटसाइडर कैसे समझेगा कि हमारे बीच में सिर्फ रिश्ता नाम का बाकी है, प्यार नहीं। कुछ वक्त के लिए वो फिर ब्लैंक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि अपनी इनोसेंस वो कैसे प्रूव करेगा। अगले कुछ दिन वो हार्डली ही बाहर गया, हर वक्त लैपटॉप के सामने बैठा रहता, लेकिन काम का एक भी पेज प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। जब अंकल हैंग या आंटी लैन उसके मील्स लेके आते, उनका चेहरा अजीब होता, हल्का सा डिस्टेंट, हेसिटेंट, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पाते। इससे वो और भी ज़्यादा अंदर से टूट रहा था, अपने आप को कमरे में ही बंद रखता। वो बहुत कुछ कहना चाहता था सिर्फ जू मोयू से, लेकिन जू मोयू या तो सुबह जल्दी निकल जाता या रात को लेट लौट के आता या कभी लौटता ही नहीं। और फिर उसे समझ आया कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि वो उसके फेरामोन से डरता था। मार्किंग के बाद अल्फ़ा नेचुरली अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करता है और फेरामोन्स कभी कभी अल्फ़ा के इमोशंस को हाईजैक भी कर सकते हैं। लेकिन अब शेंदाई और इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो अब और नहीं झेल सकता था ये सफोकेटिंग साइलेंस। वो और नहीं प्रिटेंड कर सकता था कि वो बीमार है, ना ही अब वो अपने कमरे में कैद रह सकता था। उस रात वो लिविंग रूम में बैठ गया। चाहे जू मोयू कितनी भी देर से आए, वो इंतज़ार करेगा। अंकल हैंग और आंटी लैन 3 बार आए उसे समझाने। तीसरी बार अंकल हैंग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए। बोले, आप जानते हैं ना, यंग मास्टर आपसे मिलना ही नहीं चाहते, और जब उनका मूड ऑलरेडी ख़राब हो तो उन्हें प्रोवोक मत कीजिए। शेंदाई ने कामली जवाब दिया, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन चाहिए ना, ऐसे लटकाने का क्या मतलब? मैं ज़िंदगी पर अंदर थोड़ी ही बैठे रहूँगा।
मेरी भी अपनी लाइफ है, फैमिली है, जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अंकल हैंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। कंपनी जाना यंग मास्टर अलाउ नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि उन्होंने आपको मार्क किया है। शेंदाई ने अपने होठों को कस के बंद कर लिया। वो जानता था अंकल हैंग जैसे लोगों की नज़र में वो एक ही चीज़ था, एक इंफीरियर ओमेगा जिसने जू मोयू को ट्रिक किया मार्क देने के लिए। लेकिन फिर भी उससे सिंसियरली जवाब दिया, इसीलिए तो बात करनी है मुझे उससे। अंकल हैंग ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें वेट करना होगा जब तक यंग मास्टर थोड़ा शांत हो जाएं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से उन्होंने क्या क्या खो दिया है। रोज वो इतने बिजी होते हैं कि। और तभी जू मोयू वापस आ गया। शेंदाई ने सोचा था कि वो रेडी है, लेकिन जैसे ही जू मोयू की कोल्ड स्टील जैसी नज़र उस पर पड़ी, उसका दिल ही डूब गया। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला। 2 कदम आगे बढ़कर धीरे से बोला, मोयू, क्या हम बात कर सकते हैं? लेकिन जू मोयू सिर्फ एक फ्लीटिंग ग्लांस उसके ऊपर डाल के सीधा आगे निकल गया। शेंदाई ने पीछे मुड़कर कहा, तुमने मुझे अपना स्टांस क्लैरिफाई करने का मौका ही नहीं दिया। जू मोयू ने सर तक नहीं घुमाया, सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, स्टडी। शेंदाई ने अपने दांत भींच लिए और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके पीछे चला गया। जू मोयू ने अपना जैकेट सूट उतारा और टेबल पर कैजुअली फेंक दिया। फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उसके स्लेंडर फिंगर्स अपने आईब्रोज के बीच को प्रेस कर रहे थे। थकान, टेंशन सब एक जगह पर जमा हो गया था जैसे। शेंदाई उसे ऐसे ही देखता रहा, चाहे गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल दुख गया। वो अब भी उसका अल्फा था और उसकी थकान देखकर वो अब भी परवाह करता था। जल्दी बोलो, जू मोयू ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। शेंदाई ने एक पल के लिए आंखें बंद की, सोचा, सांस ली, फिर बोला, मेरा कोई लेना देना नहीं था इस सब से, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जू मोयू ने धीरे से आंखें खोली। उसका गेज बिल्कुल स्ट्रेट, कोल्ड और फुल ऑफ डिस्गस्ट था। मुझे पता है तुम मुझे झूठा समझते हो, पर बस कुछ मिनट दे दो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जू मोयू का टोन अब और सार्कास्टिक हो गया। फायदा किसको हुआ? तुम जो हमेशा से मेरा मार्क चाहते थे ना, राइट? शेंदाई ने जू मोयू की आंखों से नज़र हटा ली। हाँ, हर ओमेगा चाहता है कि हीट के दौरान उसका अल्फा उसे मार्क करे, ये तो इंस्टिंक्ट है। जू मोयू ने तुरंत काउंटर करते हुए कहा, और जब हीट में नहीं होते तब? शेंदाई कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी वॉइस ही अटक गई। क्या कह सकता था वो? हर वक्त वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, जू मोयू उसे चाहे, उसे मार्क करे, उसे अपना बनाए। लेकिन क्या किसी को चाहना गलत होता है? ये इमोशन, ये सिंपल सी फीलिंग आखिर ऐसे शर्म में कैसे बदल गई? वो जो एक वक्त में सपना था, आज उसके लिप्स तक आते ही गिल्ट बन गया था। उसकी खामोशी जू मोयू की आंखों में और ज़्यादा अंधेरा कर गई। मैं भी तो वही चाहता था ना, जैसे अंदर कोई चीख रहा हो, एक आवाज़ जो सालों से दबा के रखी थी। आज उसने वो इमोशन बोल दिया जो उसके दिल में था, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। उस मोमेंट सब कुछ उसके अंदर से टूटकर बाहर आ गया। वो सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके वो एक लाइन बोल गया, लेकिन जो मिला वो था सिर्फ जू मोयू का कंटेम्प्ट। वो बस ब्लैंकली उसकी आंखों में देखता रहा, शॉक्ड, क्रश्ड, स्पीचलेस। जू मोयू ने कोल्डली स्नीर किया, बोला, तुम मुझे पसंद करते हो? क्या ये कोई नई बात है? शेंदाई ने महसूस किया एक तीखी सी चुभन सीधा उसके दिल में। जू मोयू ने कैजुअली ब्रो रिंकल करते हुए कहा, मेरे आसपास कौन सा ओमेगा मुझे पसंद नहीं करता? क्या बड़ी बात है किसी को लाइक करना? ये सब एक वेग और इमेजिनरी इमोशन होता है, और अगर ये यूज़ किया गया हो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो सिर्फ स्टूपिड और ग्रीडी है। शेंदाई का पूरा जिस्म कांप रहा था। तुम्हें ये सब पता था ऑल अलोंग? जू मोयू बहुत कैजुअली अपना चीक एक हाथ पे टिकाए बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, तब से जब तुमने मेरा वी चैट मांगा था, मैंने ये एक्सप्रेशन हज़ारों ओमेगा के फेस पे देखा है।
तुम्हें लगा तुमने छुपा लिया? इतना सब कुछ जो उसने इतनी दिक्कत से छुपाया था, वो अंदर का स्ट्रगल, दूर रहने की कोशिश और पास जाने की बेचैनी, वो जेलेसी, वो सैडनेस जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई, सब जू मोयू की नज़र में हमेशा से ऑब्वियस था और वर्थलेस भी। तो फिर इन सब वक्त में जू मोयू का एटीट्यूड क्या था? वो बार बार क्लियरली ये सटली वॉर्न करता था कि मुझसे अनरियलिस्टिक होप्स मत रखना, मैं सिर्फ एस क्लास ओमेगा से शादी करूँगा। और फिर यू बायुए का टाई, उसका डिसअपॉइंटमेंट जब उसकी शादी यू बायुए से नहीं हो पाई, और वो डेट जिसका एंड हुआ एक डिनर के टेबल पर यू बायुए के साथ। शेंदाई का सपना जिसे वो इतने वक्त तक दिल में लेके चलता रहा, आज उसी इंसान ने उसे मिट्टी में मिला दिया था। प्यार तो वो किया था, लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली। हाँ, जू मोयो ने उसकी फीलिंग्स कब के समझ लिए थे, लेकिन क्या कभी उसकी परवाह की? नहीं, ना उसके डिसअपॉइंटमेंट की, ना उसके शेम की, क्योंकि जू मोयो को उसकी छोटी सी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। शेंदाई की आंखें तुरंत लाल हो गई, उसके होंठ हल्के से कांप गए, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था इतना वाउंडेड और इतना ब्रोकन था कि एक सेकेंड के लिए जू मोयू तक को डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। क्या फेरामॉन्स का इफेक्ट इतना पावरफुल हो सकता है? और जितना ज़्यादा शेंदाई उसके इमोशंस को इफेक्ट करता गया, उतना ही ज़्यादा जू मोयू उसे रजिस्ट करता गया। राइट, नथिंग न्यू एट ऑल, शेंदाई ने ऑलमोस्ट विस्पर में बोला, एक हल्की सी ट्रेम्बल के साथ। मुझे लगा था कन्फेशन एक आग की तरह होगा, पर तुमने तो मुझे ही बुझा दिया, जिसे मैं कभी था ही नहीं। पिछले कुछ महीनों की क्लोजनेस, उनकी हर पल की इंटीमेसी, शेंदाई ने सोचा था वो स्पेशल है, चाहे थोड़ा ही सही। कुछ तो कनेक्शन था जो किसी और के साथ नहीं था उसका, लेकिन वो सब सिर्फ एक फैंटेसी निकली। जू मोयो के लिए एक ओमेगा का उसे लाइक करना क्या नया था? उसकी फीलिंग्स, उसका प्यार, उसकी यर्निंग, सब कुछ उसके लिए सिर्फ एक वेग इल्यूजन था। और सब कुछ खोने के बाद भी मार्क, शादी, रिलेशनशिप, जू मोयो को फिर भी कोई परवाह नहीं थी। दैट हर्ट द मोस्ट। शेंदाई, जो पहले फेरामोन ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स का मजाक उड़ाता था, आज खुद को उन स्टैंडर्ड्स के नीचे महसूस कर रहा था। अगर मैं एक एस क्लास ओमेगा होता तो क्या आउटकम अलग होता? जू मोयू ने अपनी नज़र शेंदाई से हटा ली। और क्या कहना है तुम्हें? शेंदाई ने गहरी सांस ली, आवाज़ भारी पर कंट्रोल में। बोला, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बिना किसी सुनवाई के गिल्टी डिक्लेयर कर दो। इवन क्रिमिनल्स डिजर्व अ चांस टू डिफेंड देमसेल्फ। जू मोयू ने उसे एक साइडवेज ग्लांस दिया, ठंडी लेकिन अटेंटिव टोन में बोला, गो ऑन देन, बोलो। 12th के दिन मैं घर गया था, मेरे डैड ने मेरा फ़ोन ले लिया और बाहर चले गए। बोला गलती से ले गए, पर उसी टाइम पर मेरा फ़ोन टैम्पर हुआ था। वो ये सब कह तो रहा था, पर अंदर से शेम से डूबा भी जा रहा था। कोई नहीं चाहता कि उसका ऐसा बाप हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये सब रिवील करने के लिए। मेरे ओमेगा फादर एक एक्सट्रीमली सेल्फिश इंसान है। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो यू जिंघाई को मैनिपुलेट कर सकें। अपने बॉयफ्रेंड के लोन्स के लिए दादी का घर तक रिक्वी रख दिया और हमें कर्ज में डुबा दिया। मैंने कभी उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था, लेकिन जिस दिन मेरी दादी का ऑपरेशन था, उसने हमें हॉस्पिटल के बाहर एक साथ देख लिया। मुझे अब तक नहीं पता था कि वो जू चेंगचेंग से कैसे मिला, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। शेंदाई अब अपना सब कुछ रख चुका था टेबल पर, ट्रुथ, पेन और वो घर की वो सच्चाई जिसे वो कभी दुनिया के सामने लाना भी नहीं चाहता था। बस एक सवाल रह गया था, क्या जू मोयू सुनेगा भी? जैसे जैसे शेंदाई की आवाज़ ग्रीफ से ट्रेम्बल होती गई, वैसे वैसे जू मोयू की आंखों का नैरोइंग डीपन होता गया। उसका चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल। यही अब तक मुझे पता है, शेंदाई ने कहा, आंखों में आंसू छुपाते हुए। बाकी मैं खुद पता लगा लूँगा। उसका गला भारी हुआ था,
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तुम्हारी खिलाफ कोई साजिश नहीं की, चाहे तुम इस वक्त मुझ पर विश्वास करो या नहीं। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ? जब तक साबित नहीं होता मुझे गलत मत समझो। जू मोयू का रिप्लाई बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। वो बोला, तुम चाहते हो मैं बिलीव कर लूँ कि तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हारे अगेंस्ट ट्रैप सेट किया, वो भी तब जब तुम दोनों को इससे फ़ायदा हुआ। शेंदाई की सांस ही अटक गई, पर उसने वीकली हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं चाहता था तुम्हारा मार्क, लेकिन मैं कभी ऐसे तरीके नहीं अपनाता। जू मोयू थोड़ा सा हंसा, स्नॉट, कोल्ड, डिसमिसिव तरीके से। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। पहले मैं इम्पोर्टेंट मैटर सेटल करूँगा, फिर डिसाइड करूँगा कि तुम्हारा रोल क्या था इसमें। शेंदाई ने अपने दर्द को निगल लिया। आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज़ में डिटर्मिनेशन। बोला, मैं सोच रहा था कि घर चला जाऊं कल, अपने फादर को कन्फ्रंट। नो। रूम में सन्नाटा छा गया। मैं पहले से कह चुका हूँ, जू मोयू ने स्टर्न टोन में कहा। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें माफ किया है। उसकी आंखों में ज़ीरो निगोशिएशन थी, सिर्फ ऑर्डर। कंपनी के साइट पे तुम्हें मेडिकल रीजन से लॉन्ग लीव मिलेगी। शेंदाई की आंखें वाइडन हो गईं। तो मैं यही रहूँगा? एग्जैक्टली। कब तक? शेंदाई का पेशेंस फाइनली ब्रेक हो गया। कितनी देर तक? जब तक तुम मार्क रिमूव नहीं कर देते। वो सेंटेंस एक छुरी की तरह दोनों के दिल को चीर गया। रूम में एक डेड साइलेंस छा गया। मार्क का मतलब क्या होता है? एक स्पिरिचुअल और पर्सनल बॉन्ड। एक बार बन गया तो वो ब्रेन और बॉडी दोनों उस बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसे तोड़ने का मतलब अपना एक हिस्से को मार देना जैसा है। और जैसे ही जू मोयू ने वो लफ्ज़ बोले, उसके अंदर कुछ टूट गया। शेंदाई, वो तो बस वहीं खड़ा रहा। उसके चेस्ट में एक अनबीरेबल दर्द था, जैसे उसका दिल सांस लेने से इनकार कर रहा हो। जिस इंसान को उसने सबसे ज़्यादा चाहा, उसका अल्फा, आज उससे कह रहा था, मार्क हटा दो, हमारे बीच का रिश्ता क्लीन स्लेट बना दो। शेंदाई फ्रोजन, नम, ब्रेथलेस हो गया था। जू मोयू के चेहरे पे कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ कंट्रोल, सिर्फ दर्द छुपाने की कोशिश, सिर्फ कोल्ड कैलकुलेशन। डॉक्टर से कंसल्ट हो चुका है, 2 हफ्ते में टेस्ट होगा। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो मार्क तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर हो तो अबॉर्शन के बाद रिमूव कर दिया जाएगा। शेंदाई एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में डिसबिलीव जम गया। वो बस उसे देखता रहा, जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। उसकी आंखों में वो पेन, वो डेस्परेशन था कि जू मोयू तक को आंखों में देखने से मजबूर कर गया। पर फिर जू मोयू ने खुद को समझाया, ये फेरामॉन्स का असर है। मैं जू मोयू हूँ, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना फेरामॉन्स ना तुम। शेंदाई ने उसकी शार्प टेंस जॉ लाइन को देखा और समझ गया, वो एक एक लफ्ज़ सच कह रहा है। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी, टूटी हुई थी, पर उसका दिल चीख रहा था, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। शायद उसके अंदर अभी जिंदगी थी, एक नई जान, जो उसका और जू मोयू का बच्चा था। शादी थी, मार्क था, एक वक्त था जब दोनों के बीच सुकून था। तो अब ये सब कैसे हो गया? जू मोयू के मसल्स कांप रहे थे। उसका चेहरा ऑलमोस्ट फिरोशियस दिख रहा था। क्या तुम भूल गए हो? कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था, तुम मेरा बच्चा नहीं पैदा करोगे। और मार्क, तुम उसके भी लायक नहीं हो। अगर तुम किसी और का भी हक चाहते हो तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। शेंदाई ने अपना हाथ अनकॉन्शियसली अपने स्टमक पे रखा। ये मेरी शील नहीं थी, सिर्फ एक इंस्टिंक्ट थी। और अब मैं इन सब से कैसे बचाऊं अपने आप को? उसका जेनेटिक इंस्टिंक्ट कह रहा था कि सबमिट, बी ओबीडियंट, लेकिन उसका ब्रेन कह रहा था रेजिस्ट। वो कांपता हुआ आंसुओं के साथ बोला, मोयू प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। जू मोयू ने अपना हाथ टाइट क्लेंच किया। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ, मुझे अपने लफ्ज़ रिपीट करने पर मत मजबूर करो। शेंदाई की सांस फट रही थी, उसका चेस्ट उठ रहा था, जैसे अंदर सब कुछ टूट चुका हो। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते मोयू, मार्क हटाने के लिए।
तभी जू मोयू खड़ा हुआ, टॉल, डोमिनेंट, डेंजरस। उसकी आंखें लेजर शार्प और उसके फेरामॉन्स ऑप्रेसिव, सफोकेटिंग। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुमसे खुद ही करवा लूँगा, अपनी मर्जी से। इतना कहकर वो स्टडी से निकल गया। शेंदाई उस बंद दरवाजे को घूरता रहा बहुत देर तक, जब तक उसकी बॉडी की सारी वार्मथ धीरे धीरे खो नहीं गई, जैसे स्प्रिंग के दिन में किसी ने उसे जिंदा ठंड में मार दिया हो। कभी वो दरवाज़ा उसके लिए एक सपना था। जब उसने उस दरवाजे को पार किया था, उसने सोचा था कि मैं जीत गया, मैं उसके साथ रहने का हक जीत गया। और अब वो दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया गया था, बिना एक सेकंड सोचे, बिना एक सेकंड रुके। इतने ठंडे, इतने बेशरम तरीके से, जिससे उसके इमोशंस का कोई मोल ही नहीं था। जैसे सपना टूट गया हो, जैसे किसी ने नींद से उसे जगा के कहा हो, बस सब खत्म। जो कुछ प्यारा था वो अब सब नफरत जैसा लगने लगा। वो इंसान जिसने उसे अंधेरे से निकाला था, जो इतनी सॉफ्ट आवाज़ में उसे कंफर्ट करता था, जो उसका हाथ पकड़ के उसे कॉलेज कैंपस में उसके साथ वॉक पे ले गया था, वही अब उसका सबसे बड़ा दर्द बन गया। कैसे कैसे वो दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं? वो जू मोयू जो मेरी आंखों में देखकर स्माइल करता था, और ये जू मोयू जो मेरी तरफ देखता भी नहीं। वो मुझे कहता है अपना मार्क हटा दो। वो एक ही कैसे हो सकते हैं? एक पूरा दिन शेंदाई ने खुद को अपने कमरे में ही बंद कर लिया। कुछ भी क्लियरली सोचना इम्पॉसिबल था। पेन और एंगर बार बार उसके थॉट्स में घुस जाते। उसका दिल एक डीप एंजाइटी के अंदर डूबता जा रहा था। कभी कभी बस जू मोयू का चेहरा याद आता, उसकी वो कोल्ड आंखें, वो क्रूएल वर्ड्स याद आते, और शेंदाई की आंखों से बिना वार्निंग के आंसू बह जाते। काश मैं सो सकता, काश ये सब एक नाइटमेयर होता। और आँख खुलती तो जू मोयू मुझे टाइटली पकड़ के कहता, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम मेरे हो। लेकिन नींद तो उसे छोड़ ही चुकी थी। रातों पे रात वो सो नहीं पाया। पर इस बेचैनी के बीच उसने दो चीज़ें कंक्लूड की। पहली, मैं उसे प्यार करता हूँ, चाहे माँ किस हाल में भी लगा हो। ये बॉन्ड अब कभी नहीं तोड़ा जा सकता। मार्क एक बायोलॉजिकल इम्प्रिंट होता है जो फेरामोन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, और शायद उनका एक बच्चा भी हो। मैं गिव अप नहीं कर सकता। मुझे यकीन है वो भी मुझसे प्यार कर सकता है। और दूसरी चीज़, 1 साल तक हमने साथ जिया है, डेली लाइफ, रूटीन, छोटी छोटी चीज़ें साथ की हैं। ऐसे में चाहे ना चाहे फीलिंग्स डेवलप होती ही हैं। जू मोयू का रिएक्शन वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर दूं, तो क्या वो मुझे इतना हार्टलेस हो सकता है? नहीं, मैं उसका ओमेगा हूँ, और मुझे उसे ये याद दिलाना होगा। उसने खुद को बार बार बताया, फोकस ऑन रिजल्ट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। फिर शेंदाई ने डिसाइड किया, इट एंड्स नाउ। उसने बेड से उठ के एक कोल्ड शॉवर लिया, अपनी ट्रेमलिंग वॉइस को कंट्रोल किया और वॉइस रिकॉर्डर तैयार किया। उसने शेनकिन का नंबर डायल किया। रिंग टोन काफ़ी देर तक चलता रहा, और जब पिक हुआ तो एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, हेलो। गिल्ट शेनकिन की आवाज़ में छुपी नहीं थी। शेंदाई ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा कोल्ड टोन में पूछा, तुम जू चेंगचेंग को कैसे जानते हो? शेनकिन की आवाज़ और भी धीमी हो गई। जब मैं यू जिंगहाई से मिलने गया था तो वो वहाँ था, बस वैसे ही मिल गया था। शेंदाई की आंखें अब सिर्फ एक ही चीज़ पर थी, सच पर। और तुम्हें जू मोयू के बारे में कैसे पता चला? स्टारशिप के फाउंडर की डेथ के बाद टीवी पे उनकी कार दिखाई गई थी, बस वहीं से समझ गया। शेंदाई का हाथ गुस्से से बॉल बन गया, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी गुस्से में। तुमने सोचा भी था कि तुम्हारे एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा? शायद शेनकिन को सामने कन्फर्ट न करना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था, क्योंकि अगर वो सामने होता तो शेंदाई नहीं जानता कि वो खुद को रोक पाता या नहीं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए, तुम कहने की हिम्मत भी कर रहे हो कि तुमने ये मेरे लिए किया? शेंदाई की आवाज़ सांप की हिस जैसी निकल रही थी। शेनकिन के शब्द में अब गिल्ट नहीं, ईगो भर गया। वो बोला, तुम दोनों शादीशुदा हो, क्या तुम सच में नहीं चाहते थे
कि वो तुम्हें मार्क करे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। वो जिंगहाओ का फ्यूचर हायर है। बी क्लास ओमेगा होके तुम्हें क्या लगता था तुम्हें कभी किसी एस क्लास अल्फा का मार्क मिलता? कभी मिलता? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारे लिए ये मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? शेंदाई का पूरा जिस्म कांप रहा था गुस्से से, आंखें लाल, सांस तेज। बोला, उसका मार्क इस तरीके से लेना मेरे और उसके बीच सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्या ये तुमने कभी सोचा? नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। मार्क मिल गया ना तो सब कुछ मिलेगा। शेनकिन की आवाज में मेनिया था, एक्साइटमेंट था, ऑब्सेशन था। वो आगे बोला, अदाई सुनो, वो तुम पे नरम पड़ जाएगा। टाइम के साथ मार्क का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। बस उसका बच्चा पैदा होने दो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। जितना चाहोगे सब मिलेगा। शेंदाई ने ठंडे कट करते हुए लफ्जों में कहा, यही तो तुमने उस वक्त भी सोचा था ना। तुम यू जिंघाई का मार्क नहीं ले पाए तो मुझे यूज करना चाहा, और एंड में तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही बचा, एक बोझ, एक एम्बैरेसमेंट। उसने आंखें बंद करके टूट के चुप रहने की कोशिश की। मैं सोचता था मैं कभी तुम्हारी वजह से फिर नहीं रोऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारी बेपनाह नफरत ने एक बचपन का वाउंड फिर से खोल दिया। उसके दांत भींच गए। आवाज में शेयर हेट्रेड के साथ वो बोला, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी भी करना चाहते हो। मुझे लगा था कि मार्क लेना या न लेना वो मेरी चॉइस होगी। मैंने सोचा था मैं उसके दिल तक पहुंच जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, उस डोर के अंदर जाके उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा। लेकिन तुमने तो वो डोर मेरे मुंह पे ही बंद करवा दिया। शेनकिन अब रुक नहीं पाया। बोला, इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। अगर मुझे भी किसी अल्फा का मार्क मिल गया होता तो मैं कभी ऐसे नहीं गिरता। शेंदाई ने अपनी आंखों से आंसू झटका दिया। बोला, मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करूंगा मुझे चाहने के लिए। फोन कट करते ही शेंदाई कोलैप्स हो गया चेयर पे। सांस इतनी तेज थी जैसे हार्ट अभी रुक ही जाएगा। उसने हमेशा मार्क को एक इमोशनल बॉन्ड समझा, लेकिन शेनकिन के लिए वो सिर्फ एक बिजनेस डील थी। मैं कभी उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। शेंदाई का रिजॉल्व पक्का था। नो डाउट शेनकिन एक ऐसा नाम था जो नफरत भी जगाता था और थोड़ी सी दुख भरी सिंपैथी भी। लेकिन एक बात थी जो उसने सही कही थी, एक मार्क का ओमेगा पे असर सच में गहरा होता है। पहले जब शेंदाई पे मार्क नहीं था तो हाँ, वो जू मयो के सामने वो झुकता था, लेकिन अंदर से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा था। उसने प्यार दिया, वफादारी दी, लेकिन अपने आप को खोना नहीं चाहा। मार्क तो तब होना चाहिए ना जब अल्फा भी दिल से तुम्हें प्यार करे, तभी वो एक वादा बन जाता है कमिटमेंट का। लेकिन जब मार्क जबरदस्ती मिला तब से सब कुछ उल्टा हो गया। अब जब भी जू मोयो के वर्ड्स याद आते थे कि मार्क को रिमूव कर दो, तो शेंदाई का दिल डूब जाता था। एक ऐसी बेचैनी वो महसूस करता था जो सिर्फ एक मार्क्ड ओमेगा ही समझ सकता है। थोड़ा काम होने के बाद उसने एक और मैसेज भेजा यू बाइये को, मुझे जू चेंगचेंग का नंबर दे दो, और हाँ, बाद में तुम भी मुझे अप्रोप्रिएट टाइम पे यूज़ कर लेना। इसीलिए तो तुम इतनी दोस्ती जमा रहे थे ना, राइट? उसे ये तो पता था कि यू बाइयुए की दोस्ती में कोई मासूमियत नहीं थी, लेकिन अब वो खुद अपने आप को एक चेस का पीस मान चुका था। ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि उसे एक इनकमिंग कॉल रिसीव हुआ यू बाइयुए का। फ़ोन कनेक्ट होते ही यू बाइयुए बोला, अरे मुझे देना होता तो कब का दे चुका होता ना, पर क्या फ़ायदा। जू मोयू और जू चेंगचेंग दोनों अब इतने बिजी हैं कि उनके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे। उनको क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे दर्द से। शेंदाई के वर्ड्स में डेस्परेशन था जब वो बोला, अगर वो मुझे इतना हर्ट कर रहा है तो मुझे कुछ और तो करना पड़ेगा ना। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यू बाइयुए ने चिल्ला के बोला, तुम सच में दुनिया से कितने अलग हो यार। जू चेंगचेंग, रियली तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा? तुम बस एक पॉन थे उसके गेम में, और अब तुम्हारा काम खत्म। उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, और तुम उसका बिगाड़ ही क्या लोगे? हाँ,
शेंदाई की आंखों में एक प्रोटेस्ट था। पर मैं गलत नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। लेकिन वर्ड्स उसके मुंह से निकल ही नहीं पाए। यू बायुए ने फाइनल नेल मारते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि सच इम्पॉर्टेंट है? नहीं, स्टॉक प्राइजेस इम्पॉर्टेंट है, पावर इम्पॉर्टेंट है, तुम नहीं। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि यूगे मान गया कि तुमने कुछ नहीं किया। तो भी क्या तुम उन सब प्रॉब्लम्स के रूट नहीं हो जिनके चक्कर में वो सब जूझ रहे हैं अभी? शेंदाई कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि यू बायुए सही बोल रहा है। हर लफ्ज एक तलवार जैसा कट मार रहा था, लेकिन वो सच था। यू नो वॉट? यू बायुए सीरियस होते हुए बोला, एक एडवाइस दो तुम्हें, थोड़ा क्लियर हेडेड बन जाओ। तुम जैसे ओमेगास मैंने पहले भी देखे हैं, जिसने कभी डेट नहीं किया, फुल आइडियलिस्टिक, अपनी सेल्फ वर्थ का तो एवरेस्ट लेवल कॉन्फिडेंस, और सोच रहे हो कि शादी और लव की स्वीट सी कहानी से एक टॉप अल्फा जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ कि टॉप अल्फाज के पास फीलिंग्स ही नहीं होती। मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप की हर डिटेल तो नहीं पता, पर गेस करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वीट था, है ना? कभी गिफ्ट्स भेज दिए, कभी सॉफ्ट टोन में बात कर ली। वो सब प्यार नहीं होता। पेट को भी तो ओनर कभी कभी प्यार से सर थपथपा ही देता है ना, जब तक वो पेट ओनर के हाथ को काट ना ले। शेंदाई का एक्सप्रेशन थोड़ा स्टिफ हो गया। चाहे स्प्रिंग का सीजन था, उस मोमेंट में उसे लगा जैसे सर्दियों का झटका लग गया हो। यू बायुए फिर से बोलता गया, तुमने अभी तक अल्फाज को समझा ही नहीं। जब तक उन्हें कोर इंटरेस्ट टच नहीं होते तब सब स्मूथ चलता रहता है, लेकिन अगर उनका फ़ायदा डेंजर में आया तो वो तुम्हारे लिए एक सेकंड में मॉन्स्टर बन जाएगा। और तुमने ये सब कुछ खुद अभी रीसेंट में फील किया है, राइट? आखिर कौन से लैंडमाइन पे पैर रखा था तुमने? यू बायुए ने फाइनली अपना काइंड एडवाइस भी दिया, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो बच्चा ज़रूर रखना, पर उसके बाद मार्क हटा देना, जैसे यूगे कहें। मत लड़ना उससे, स्वीट बात करो, टोन सॉफ्ट में बात करो, शायद वो तुम्हें थोड़ा और टाइम दे दे अपने साथ। और अगर नहीं भी दिया तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। यही तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, बस एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखना। यू बायुए, तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं। हमारे बैकग्राउंड्स, हमारी नॉलेज, हमारे कार्ड सब अलग हैं। मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देता और मुझे भी तुम्हारी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं शायद इमोशंस के मैटर में थोड़ा नाइव हो सकता हूँ, लेकिन लाइफ के मैटर में नहीं। तुम दूसरे टाइप के नाइव हो। तुम सोचते हो किसी और के स्टेटस पे तुम्हारा फ्यूचर बेस हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि किसी के दिल में जगह बना के प्यार से जीता जा सकता है। क्या मेरा तरीका गलत है? शायद, लेकिन अगर मेरा प्यार टूट भी गया, मैं टूट नहीं जाऊंगा। और तुम्हारा तो पूरा फ्यूचर किसी के मूड स्विंग्स पे ही डिपेंड करता है। इस बार यू बायुए के पास कुछ कहने को नहीं था, सिर्फ खामोशी। शेंदाई ने आवाज़ में फॉर्मलेस भरते हुए कहा, हमारे वॉन्ट्स तो बिल्कुल अलग हैं, तो तुम्हारी एडवाइस मेरे लिए बेकार है। यही तो कहा था उसने, पर क्या वो सिर्फ कह रहा था या मान भी रहा था? यू बायुए के लास्ट वर्ड्स फिर से घूमने लगे उसके दिमाग में। सूनर और लेटर तुम समझ जाओगे। शेंदाई ने फ़ोन काट दिया और बस ब्लैंक नज़र से उस सफ़ेद दीवार को घूरता रहा। कोई मूवमेंट नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, सिर्फ एक बेजान खामोशी। थोड़ी देर पहले तक जो कॉन्फिडेंस से भरा था, यू बायुए के हर वर्ड को काउंटर कर रहा था, अब वही शेंदाई खुद अपने अंदर घुस गया था। क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मुझे फीलिंग्स पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो एक टॉप अल्फा है? शेंदाई ने जू रेसिडेंस में वो कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजारे। ना घर जैसा सुकून था, ना दिल में शांति। 2 बार प्रोफेसर और चेंगजी माई ने मिलने की कोशिश की, पर उसने दोनों बार मना कर दिया। उन्हें अब शक भी होने लगा था कि कुछ तो गलत है। और फिर उस दिन प्रोफेसर लियू का कॉल आया। डिस्प्ले पे उनका नाम देखते ही गिल्ट का सुनामी आ गया था शेंदाई के अंदर। ना झूठ बोलना चाहता था, पर सच बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। अदाई, अब थोड़ा बेटर फील कर रहे हो ना?
जाओलैन ने कहा कि तुमने उसे नए एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए कांटेक्ट किया। इसका मतलब तुम काम पे वापस आ गए हो क्या? जी, थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ अब। रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं गया पर थीसिस पे काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर ने लंबा ओ खींच के बोला। फिर पूछा, पर ऐसे क्या हो गया तुम्हारे साथ जो इतने दिन की छुट्टी लेनी पड़ी? शेंडाई का रिप्लाई एक रिहर्स झूठ था। बोला, हीट के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, डिजीनेस, फटीक, तो डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। प्रोफेसर ने सीरियस होते हुए पूछा, क्या इशू है एग्जैक्टली? मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट का पिक भेज दो, एक डॉक्टर फ्रेंड से दिखवा देता हूँ। शेंडाई अब झूठ को और खींच नहीं पा रहा था। उसका वॉइस धीरे से टूटने लगा। बोला, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर प्रोफेसर का टोन शिफ्ट हुआ। एक गुरु का डिसअपॉइंटमेंट था उस आवाज़ में। बोले, अदाई, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? इवन ओवर द फोन शेंडाई का चेहरा झुक गया, जैसे सामने खड़े होकर डांट पड़ रही हो। प्रोफेसर, आई एम रियली सॉरी, मेरा इरादा नहीं था, पर मैं अभी सच में वापस नहीं आ सकता। प्रोफेसर लियू ने सीधा सवाल पूछा, क्या ये सब कुछ प्रेसिडेंट जू की वजह से हो रहा है? साइलेंस, गहरी चुपती हुई खामोशी। शेंडाई कुछ नहीं बोला, पर जवाब मिल चुका था। प्रोफेसर का एनालिसिस बिल्कुल क्लियर था, एक साइंटिस्ट की तरह हर एंगल को ब्रेक डाउन करता हुआ। जब मैं साउथ अफ्रीका में था, तुमने कहा था कि प्रेसिडेंट जू तुम्हारे साथ इंस्पेक्शन पे आना चाहते हैं सीक्रेटली। उसके बाद तुम नहीं आए, मिस्टर जू की डेथ की वजह से। फिर जब मैं वापस आया तो रूमर्स सुनने मिले कि तुम दोनों के बारे में। फिर मेडिकल लीव, एचआर से चेक किया, तुमने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। वो एक एक्सेप्शनल अप्रूवल था कंपनी के थ्रू। और थोड़ी देर पहले जिमाई से बात हुई थी, उसने फाइनली कन्फेस किया कि तुम्हारा प्रेसिडेंट जू के साथ रिलेशनशिप था। और डिटेल्स पूछी तो बोली, आप वो अदाई से ही पूछो। शेंडाई के लिए इन ए रिलेशनशिप, ये 3 वर्ड्स 3 जोर से पड़ा थप्पड़ जैसे थे, क्योंकि सच तो ये था कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे ही नहीं। ना उनका रिश्ता लवर्स जैसा था, न कैजुअल पार्टनर्स जैसा। सिर्फ एक अनसेड, अनस्पोकन कनेक्शन था जो अंधेरे में ही छुपा था। पहले उसका एडमायरेशन छुपाया गया, फिर उनकी शादी, और अब ये मार्क भी। सब कुछ तो छुपाया गया था। जितना ज़्यादा जुड़ा था उतना ही ज़्यादा छुपाया गया। और जू मोयू अगर आज मुड़ जाए तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। बहुत मुश्किल से शेंडाई ने धीरे से बोला, प्रोफेसर, मैंने एक प्राइवेसी एग्रीमेंट साइन किया था। मैं आपसे झूठ मजाक में नहीं बोल रहा था। प्रोफेसर ने बिना डिले के पूछा, तुम्हारी हीट और प्रेसिडेंट जू का रुद्ध दोनों एक ही टाइम पे हुआ, फिर तुरंत तुम मेडिकल लीव पे चले गए। कंपनी में अभी ऑलरेडी र्यूमर्स घूम रहे हैं। सच बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? शेंडाई की सांस रुक गई। आई कांट बी श्योर येट, उसने बैरली विस्पर करते हुए कहा। प्रोफेसर ने बहुत गहरी सांस भरते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या उदास। तुम्हारी आवाज़ सुन के तो लगता नहीं कि ये अच्छी खबर है। उस मोमेंट पे शेंडाई की नाक में जलन हुई और आंखों में पानी आ गया, क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी इंसान ने कभी उसे सच में सपोर्ट किया था तो वो प्रोफेसर लियू ही थे। उनकी आवाज़ में एक बाप जैसी चिंता थी। पर मैं अपना दुख किस हक से उन पे डाल दूं? मेरा बोझ उन्हें क्यों उठाना पड़े? प्रोफेसर की आवाज़ अब सॉफ्ट हो चुकी थी, समझदार और सिंसियर। बोले, अदाई, मैं तुम दोनों के इमोशनल मैटर्स ज़्यादा नहीं जानता, पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ। टॉप अल्फाज बहुत अलग होते हैं हम जैसे लोगों से। उन पे वही इमोशनल एक्सपेक्टेशंस अप्लाई करना गलती होती है। खुद को प्रोटेक्ट करो, क्लियर रहो, और याद रखना तुम्हारा असली गोल क्या है लाइफ में। यस प्रोफेसर, आई अंडरस्टैंड, शेंडाई ने कह तो दिया, पर वो भी जानता था समझना और करना दोनों अलग बातें हैं। वो दीवार जिसे इंसान जिंदगी भर क्रॉस नहीं कर पाता। सीन कट होता है। कुछ देर बाद जू मोयू का फैमिली फिजिशियन आया ब्लड सैंपल लेने। शेंडाई ने साइलेंटली कॉर्पोरेट किया, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला। सिर्फ डॉक्टर के जाते वक्त
बस उसने एक क्वाइट सा सवाल किया, रिजल्ट कब तक मिलेगा? शेनदाई डॉक्टर के जाने के बाद फिर से वही फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उठाए जिसमें स्टारशिप कॉरपोरेशन का स्टॉक मार्केट क्राइसिस डिस्कस हो रहा था। जू चेंगचेंग और जू मोयू के बीच का पावर वॉर अब पब्लिक मीडिया का भी फेवरेट टॉपिक बन चुका था। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रेयर अर्थ इंडस्ट्री की गिरती हालत, रिसर्च में एक्सेसिव पैसा, इन सब ने जू चेंगचेंग के लिए नए स्ट्रैटेजिक प्लान्स को कुछ शेयर होल्डर्स का सपोर्ट दिलवा दिया था। और ग्रैंडफादर जू की डेथ के बाद जू के दोनों बेटों के बीच वॉर तो तय था। जब जू मोयू रुत में था और कंपनी से फोर्स्ड एब्सेंस पर था, तभी जू चेंगचेंग ने एग्रेसिव टेकओवर लॉन्च किया। हालांकि जू चेंगचेंग का वो मूव पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उसने जू मोयू को काफ़ी बड़ा लॉस ज़रूर दिया था। बाहरी दुनिया में स्पेकुलेशन और एनालिसिस की बारिश थी। हर कोई कह रहा था कि ये एक बैटल टू सीज द थ्रोन है और जू मोयू के हाथ में एक बड़ी ट्रम्प कार्ड थी, जुंगहाई के एक्विजिशंस। लेकिन जुंगहाई के डेब्स और नई माइंस को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल बनाना इतना आसान नहीं था। अगर ये डील फेल होती तो जू चेंगचेंग को और ज़्यादा बोर्ड सपोर्ट मिल सकता था, मतलब जू मोयू अपनी ग्रिप लूज कर देता। ये सब एक ब्रूटल वॉर थी, बिना खून के लेकिन उतनी ही खतरनाक। सीन शिफ्ट होता है उसी शाम। जैसे ही शाम हुई, जू मोयू आया, अनयूजुअली अर्ली, इतना जल्दी पहली बार। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार उसने खुद शेनदाई को बुलाया। शेनदाई का दिल हल्की सी उम्मीद से भर गया कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, शायद वो फाइनली उस रिकॉर्डिंग को सुन पाए। उसने रिकॉर्डिंग फाइल को हाथ में कस के पकड़ लिया जिसमें शेनकिन की रिकॉर्डिंग थी। पर जैसे ही वो स्टडी रूम पहुंचा, सोफे पे बैठा दिखाई दिया लॉयर चेन। उसका दिल एकदम सुनसान हो गया। हर जगह एक अजीब सी खामोशी, और जू मोयू जो कंप्लीटली इमोशनलेस बैठा था। ना गुस्सा, ना कंसर्न, सिर्फ एक ब्लैंक कोल्ड फेस, और आंखों में बस एक ही चीज़ थी, इंडिफरेंस। उस शॉर्ट सी जर्नी में सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक शेनदाई ने सोचा था कि वो क्या बोलेगा, कैसे अपने आप को प्रूव करेगा, कैसे वो रिकॉर्डिंग दिखाएगा। लेकिन अब जो एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि ये मीटिंग नहीं थी, ये था उसका ट्रायल। टेक अ सीट, जू मोयू का कोल्ड वॉइस सुनाई दिया, लेकिन शेनदाई ने बैठने से मना कर दिया। उसने अपनी आंखों में सारी हिम्मत जमा करके जू मोयू को देखा और वो क्वेश्चन पूछा जो उसके दिल को कपा देने वाला था। ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आ गया होगा ना? जू मोयू की आईब्रोज टाइटन हुई, जैसे उसने ये सवाल सुनना चाहा ही ना हो। लेकिन फिर भी एक फोर्स ग्लांस दिया शेनदाई के स्टमक की तरफ और उसने बस सर हिला दिया, हाँ। और उसी मोमेंट में शेनदाई की दुनिया पूरी घूमने लगी। उसकी विजन ब्लरी हो गई, जैसे किसी ने उसके एक अंधेरे मेज में गिरा दिया हो, ऊपर से नीचे फेंक दिया हो और बिना किसी वार्निंग के ज़मीन पे टकरा दिया हो। उसने वो इमोशनल पेन का यूज़ किया खुद को वापस होश में लाने के लिए। जितनी भी तैयारी उसने कर रखी थी, जितने भी वर्स्ट केस उसने सोच रखे थे, ये सच सुनते ही उसके सारे इमोशंस एक स्टॉर्म में एक्सप्लोड हो गए। एक अजीब सी मिलावट थी, शॉक, ग्रीफ, गिल्ट और एक बिना नाम का सुकून भी, क्योंकि उसके अंदर एक नई जिंदगी थी। पर इस नए जीवन का कोई वेलकम नहीं था, सिर्फ एक घूमती हुई अनसर्टिनिटी थी। शेनदाई ने जू मोयू को देखा और उसकी आंखों में दर्द, इल्तिजा और एक छोटी सी उम्मीद देखी। शायद ये सब कहने के बाद वो मुझ पर थोड़ा दया करे। पर जू मोयू ने उसकी आंखों से नज़र चुरा ली और उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक। तभी लॉयर चेन ने हल्की सी खांसी की और एक मैकेनिकल प्रोफेशनल टोन में बोला, मिस्टर शेन, मैंने ही आप दोनों का प्री नप्चुअल एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया था। आपको याद होगा, एक स्पेसिफिक क्लॉज था जिसमें क्लियरली लिखा था आप प्रेसिडेंट जू के बच्चे के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक जन्म देने वाली जिंदगी के लिए ये शब्द किसी डेथ सेंटेंस से कम नहीं लगे।
शेंदाई ने धीरे से अपने हाथ की मुट्ठी बंद की, आंखों में आंसू रोकते हुए, और जू मोयू की तरफ देखकर पूछा, क्या ये सब सिर्फ मेरी गलती है? जू मोयू ने आंखें थोड़ी सी नैरो की, लेकिन कुछ नहीं बोला। लॉयर चेन ने इंटरवीन करते हुए कहा, हम ब्लेम डिस्कस नहीं कर रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, हम बस फैक्ट्स के बेसिस पर ही चल रहे हैं। शेंदाई की बॉडी थोड़ी ट्रेंबल हुई, जैसे उसके पैरों से ज़मीन खींच ली गई हो। बोला, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है शेनकिन के बात की। मैं जू चेंगचेंग को सामने से फेस करने को तैयार हूँ। बट जू मोयू ने उसकी बात काट दी, वॉइस कोल्ड एज आइस। बोला, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब इररिलेवेंट है। आगे तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। नॉट इम्पॉर्टेंट? उसकी इनोसेंस, उसकी ईमानदारी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। लॉयर चेन ने अपने ब्रीफकेस से एक थिक डॉक्यूमेंट निकाला, एक इतना मोटा फाइल जैसे एक जिंदगी का हिसाब किताब लिखा हो। मिस्टर चेन, ये है डिवोर्स सेटलमेंट और प्रॉपर्टी डिवीजन एग्रीमेंट। अगर आप कॉर्पोरेट करेंगे तो प्रेसिडेंट जू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परस्यू नहीं करेंगे। शेंदाई के गालों पर आंसू बहने लगे, जैसे उसका दिल बार बार छुरी से काटा जा रहा हो। उसका झुकना, उसका हिलना, सब कुछ एक ब्रोकन साउल जैसा था। जू मोयू ने अपने चेयर का आर्म रेस्ट टाइट ग्रिप किया। उसके अंदर के फेरामॉन्स वाइल्ड हो रहे थे, ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी अपनी अल्फा एनर्जी कंट्रोल करने में, बट एक ओमेगा के आंसू सब कुछ तोड़ रहे थे। शट अप लॉयर चेन, रुक जा शेंदाई, मत रो। क्या मैं सब कुछ वापस नहीं ला सकता? लेकिन एक काम इमोशनलनेस वॉइस उसके माइंड में बोलती रही, ये सब सिर्फ मार्क का इफेक्ट है। मार्क हटा दो और सब फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। एक ओमेगा तुम पे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉयर चेन ने आंखों से थोड़ा झिझक के बोला, जैसा ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, कल आपको ले जाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हैंडल करने के लिए और मार्क रिमूव करने के लिए। शेंदाई अब तक बस एक ही चीज़ देख रहा था, जू मोयू का चेहरा। वो देखना चाहता था, क्या उसका अल्फा, जो कभी उसके लिए एक सेवियर था, जो कभी एक होप था, आज उस होप को खुद अपने हाथों से मारने जा रहा है। पर अफसोस, उसके चेहरे पर एक इमोशन भी नहीं था। वही जू मोयू जो उसके लिए कभी जेंटल था, आज उसके सामने एक स्ट्रेंजर बनकर खड़ा था। शेंदाई के डेस्परेट एक्सप्रेशन ने जू मोयू के अंदर कुछ तो हिलाया, लेकिन जितना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस फील करता, उतना ज़्यादा वो रिवॉल्ट करता। कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, न मार्क न ओमेगा, मैं खुद का मालिक हूँ। उसने अपने फेरामोन को स्टील की तरह हार्ड बनाया और फाइनली एक कोल्ड लो वॉइस में कहा, साइन करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, मैं तुम्हें फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करूँगा। शेंदाई अपने टूटे हुए शरीर को विल पावर के साथ संभालते हुए आगे बढ़ा, टेबल तक चला और बिना किसी हेसिटेशन के पेन उठाया। हे गाइस, बस एक छोटी सी बात कहनी थी। थैंक यू सो 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 मच। अपेक्स प्रेडेटर चैप्टर 18 पे आपने जो सब ने प्यार दिया, लाइक्स किए, कमेंट्स किए, इट्स रियली मीन्स एवरीथिंग। आपके रिएक्शन ने हर एक सीन को और भी ज़िंदा बना दिया। और जब आप लिखते हो ना कि शेंदाई डिजर्व्स बेटर या जू मोयू क्रॉस द लाइन, इट शोज़ कि आप कितना डीपली स्टोरी से कनेक्टेड हो। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को भी आपका बहुत सपोर्ट चाहिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।